प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में बात होनी है मूल कर्तव्यों पर। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज पर बात होनी है। अध्याय 8 और अध्याय 8 की पहली क्लास में हम लोग मूल कर्तव्य पर बात करें। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 क है और अनुच्छेद 51 क है। तो हम इसके संवैधानिक परिस्थिति को जानेंगे कि कहां से आया, किसकी प्रेरणा से, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों में क्या अंतर संबंध। कहा गया है कर्तव्य के बिना अधिकार बेईमानी है। तो भारत के संविधान में बाद में मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे सम्मिलित किया गया। तो हम लोग बिंदुवार इस पर बात करेंगे कि क्या है मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले इसकी स्थिति जान लें कि इसके संवैधानिक उपबंध क्या है। तो भाग 4 को संविधान का भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को, ये इसकी संवैधानिक स्थिति है। तो अनुच्छेद 51 क में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम शब्द भी शामिल कीजिए। अधिनियम 1976, इसमें इसे जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में मूल अधिकार शामिल किए गए। तो देखा आपने, मूल कर्तव्यों की संख्या, कुछ फैक्ट हम लोग जान लें। मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11, मूल संविधान में 10, मूल संविधान में नहीं बल्कि प्रारंभ में 10, प्रारंभ में
10 11वां इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा। 11वां 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 है, प्रारंभ में 10 ही था। 11वें को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ करके 11 किया गया। तो इस तरह से कुछ फैक्ट मूल कर्तव्य के बारे में जो प्रश्न के रूप में प्रायः पूछे जाते हैं। अगला इसमें जो प्रश्न बनता है वो है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर संविधान में सम्मिलित किया गया। एक जानकारी आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में भी थोड़ा जान लें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन 1976 में इसका गठन हुआ था। 26 फरवरी 1976 26 फरवरी 1976। कुल सदस्य 12। सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। सरदार स्वर्ण सिंह ये समिति के अध्यक्ष थे और इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति के रिकमेंडेशन पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों के बारे में यह है कि ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट, जो जरूरी फैक्ट है, आपने उसे देखा कि इन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो कहां से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ विश्व का प्रथम देश जिसने संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल। आप कुछ फैक्ट जरूर जान लें। विश्व का प्रथम देश सोवियत संघ
ने अपने संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित किया। तो विश्व का प्रथम देश सोवियत संघ था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया। बाद में जापान ने भी मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया और इस तरह से फिर भारत ने संविधान में जगह दी। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी आ गए। जैसा कि गांधी जी का कहना था कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि अधिकार के स्रोत कर्तव्य है। इन्हीं कर्तव्यों को अगर ठीक से निभाया जाए तो अधिकार स्वयं हमारे पास चल के आते हैं। और यदि कर्तव्यों के बिना केवल अधिकारों के पीछे भागा जाए तो अधिकार हमसे दूर भागते चले जाते हैं। और फिर ऐसा अधिकार जो कर्तव्यों के बिना है छलावा मात्र है, वास्तविक अधिकार वो नहीं होता। तो इस भावना से, इस प्रेरणा से भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया और इन्हें मूल अधिकारों के पूरक के रूप में, कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, इसलिए मूल कर्तव्य होना जरूरी है, तभी मौलिक अधिकार सुफल हो सकेंगे। इसके बारे में कुछ तथ्य कि गांधी जी की प्रेरणा से, समाजवादी सोवियत संघ देशों की प्रेरणा से इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। देखा जाए तो यूएनओ की जो चार्टर है उसमें मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का भी समावेश, सामंजस्य उसी से बैठता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें सार्वभौमिक घोषणा, व्यक्तियों की या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है उससे मूल कर्तव्यों की साम्यता स्थापित होती है। तो थोड़ा सा एक बिंदु और हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे और जोड़ेंगे। यूएनओ की चार्टर, यूएनओ चार्टर की धारा 29(1) बात करना, इस पर भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जरूर जान लें। तो यूएनओ के चार्टर की धारा 29(1) के तहत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसके साथ इसका संबंध है। सार्वभौमिक घोषणा के साथ भी मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है, के साथ भी मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है। तो आपने क्या देखा कि जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके साथ ही इनका सामंजस्य है।
यानी जिस प्रकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूएनओ में है, कुछ उसी प्रकार भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य रखे गए। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को देखें। तो अब सीधा सीधा चलते हैं अनुच्छेद 51 क। और अनुच्छेद 51 क क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब यहां से हम लोग जो मौलिक कर्तव्य हैं 11, उन्हें इस तरह से क ख ग घ करके क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ और ट तक देखेंगे। तो पहला कि वह, थोड़ा सा इसमें वह शब्द जोड़ लीजिए, क्योंकि बार बार आप इसे लेके पढ़ेंगे कि वह क्या करेगा? तो संविधान का पालन करे। क्या करे? संविधान का पालन करे। वह क्या करे? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और उसके राष्ट्रगान, यानी राष्ट्रध्वज भी शामिल है, राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें। तो क्या अपेक्षा की गई? पहला मौलिक कर्तव्य यह होगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्या थे? भाव। प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और केवल संजोए न रखे और उनका पालन करें और उनका पालन करें। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है
उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको सजो के रखे, और न केवल सजो के रखे बल्कि उनका पालन भी करे। ग और क्या करे? तो अब बारी आती है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। और रक्षा करे उसके साथ साथ रक्षा तो करे, रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये कार्य करे। उसे क्या करे? अक्षुण्ण रखे। इसके बाद गौ के बाद घ, इसमें क्या करेगा वह? घ जो मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे। तो ये करेगा, आह्वान करने पर देश की सेवा करे, रक्षा करे, देश की सेवा करे। इसके पश्चात अंग, इसमें है भारत के सभी लोगों में समरसता, क्या करे? समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर, जो धर्म, भाषा या क्षेत्र, जो धर्म, भाषा या क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी क्या? सभी जो भेदभाव होते, सभी भेदभाव से परे हो, सभी भेदभाव से परे हो तथा, तो भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार
अंग मौलिक कर्तव्य देखा गया। अंग मौलिक कर्तव्य में भारत के सभी लोगों में क्या समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, और वो विकास जो धर्म, भाषा या क्षेत्र या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे, ऐसा विकास, ऐसे भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, समरसता का विकास करे, और ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करे जो उसमें स्त्रियों या महिलाओं की सम्मान को ठेस पहुंचती हो, सम्मान को आघात लगता हो। 5 मौलिक कर्तव्य। छठा च में क्या है? च में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, का महत्व समझे। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, के महत्व को क्या करे? समझे, और न केवल समझे, उसका परिरक्षण कर। समझे और उसका परिरक्षण करे। तो देखा कि जो सामाजिक संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर है, जो मिली जुली संस्कृति है, उस मिली जुली संस्कृति के महत्व को समझे, और न केवल समझे बल्कि उसका परिरक्षण करे, उसकी रक्षा करे, उसको संवर्धित करे। च के बाद अब छ देखिए। छ जो है प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता है। जब मानवीय पर्यावरण ठीक हो तो प्राकृतिक पर्यावरण की भी बात करनी आवश्यक है, और भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों के खंड में ये बात की गई है, जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों में भी बात की गई है 48 में जाकर के, तो उसी तरह यहां पर भी बात की गई है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन, झील, वन्य जीव, यानी इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, जिसके अंतर्गत वन्य जीव भी हैं। रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। क्या करे? रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। संवर्धन को द में ध करके लिख लिया जाए। संवर्धन करे, और केवल इतना ही ना करे, संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति, किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो इस प्रकार आपने देखा
6 इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, वन झील, नदी, वन्य जीव, उनका संवर्धन करना है, उनकी रक्षा करना है, और प्राणी मात्र, सब कुछ मिला जुला करके प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ये भारतीय संस्कृति का मूल भी है। इसके अलावा 6 के बाद यहां बात होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आइए, अभी तक पर्यावरण की बात हुई, मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक प्राणी, वन्य जीव, वन, झील, नदी, सबकी बात हो गई। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन, मानववाद और ज्ञानार्जन। तो क्या करना है? मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास है, तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये मौलिक कर्तव्य जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का, ज्ञानार्जन का और सुधार का, इन सभी भावनाओं का विकास करना है, ऐसी भावनाओं को आगे बढ़ाना है। इसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, और हिंसा से दूर रहे, और हिंसा से दूर रहे, हिंसा से दूर रहे। तो ये हुआ कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अब है इयां। इयां में क्या है? अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं। ये इसके अंतर्गत 10वां, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करें? सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी उत्कर्ष की ओर बढ़े, ऐसा वो लगातार प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू ले। तो इस तरह से 10वां इयां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों
के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू ले। तो यह प्रयास मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक को करना है। और अंतिम या अब अंतिम 11वां, यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता अथवा जो प्रतिपाल्य हैं, उनके द्वारा उन बच्चों की शिक्षा देना आवश्यक बताया गया है। तो ये देना भी उनका कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता की भी बात है, और प्रतिपाल्य के संरक्षक इन लोगों का क्या है? इन लोगों का कर्तव्य है, संरक्षक, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये सभी क्या करेंगे? उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यही है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को ही 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना 2002 में जोड़ा गया। तो ये बात भी यहां मेंशन कर ली गई। पहले भी हम लोगों ने इस बात को नोट किया है कि जो 11वां अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता अथवा संरक्षक की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि ये उनकी शिक्षा का ध्यान रखें या उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। वही मौलिक कर्तव्य 21 में भी सम्मिलित करके उनके बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो एक तरफ इसे बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा का अवसर मिले, वहीं माता पिता अथवा संरक्षक की ये जिम्मेदारी, कर्तव्य निर्धारित किया गया कि उनके जो प्रतिपाल्य हैं उनको शिक्षा का अवसर प्राप्त। इस प्रकार कुल 11 मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। इसी तरह से ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये स्वेच्छा पर आधारित, इस पर आधारित हैं, स्वेच्छा पर आधारित है। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे किसी दंड का भागी नहीं होना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य स्वेच्छा पर आधारित हैं। लोग यहां एक नोट लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य स्वेच्छा पर आधारित हैं, स्वेच्छा पर आधारित हैं। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्वों की तरह हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की स्वेच्छा पर आधारित है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों की स्वेच्छा पर आधारित हैं। अगर नागरिक ने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो इसके लिए उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तरह से पूर्णतया स्वेच्छा पर आधारित है। तो हम लोग इस कक्षा में बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों का। आइए फटाफट उन्हें देख लें और ये चैप्टर पूरा करें। तो बात होनी है मूल कर्तव्य पर, फंडामेंटल ड्यूटीज पर। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखे गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य शामिल किए गए। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, मूल अधिकार नहीं बल्कि मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में रखे गए। 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस तरह से कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 11 हो गई, जो पूर्व में प्रारंभ में 10 थे। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और तथ्य जान लें। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ और तथ्य जान लें। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी, उसकी सिफारिश पर संविधान में इसे शामिल किया गया। थोड़ा सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में जान लें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 26 फरवरी 1976 को किया गया। 26 फरवरी 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति में कुल सदस्यों की संख्या 12 थी और सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। इसलिए उनके नाम पर ही समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन। समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। समिति ने कहा कि मूल कर्तव्यों के बिना मूल अधिकार बेमानी हैं, इसलिए संविधान में अगर मूल अधिकार है तो एक तरफ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में एक अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक है तो दूसरा होना ही चाहिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के बिना मौलिक अधिकार जो हैं ये छलावा हैं, बेकार हैं, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा। उसी आधार पर इसे शामिल किया गया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ ही दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। किसी भी संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अधिकार थे। सोवियत संघ ने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया। उसके बाद जापान ने सम्मिलित किया और उसके बाद भारत एक ऐसा देश, दूसरा लोकतांत्रिक देश बना भारत, जिसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी। इस प्रकार एक और तथ्य जो जानना वो यूएनओ की जो चार्टर 29 जिसको मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसी से इसका सामंजस्य, इसका मौलिक कर्तव्यों का, यानी मौलिक कर्तव्य मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की तरह है, जो यूएनओ के चार्टर 29 में रखे गए। अब हम लोग अनुच्छेद 51 क के तहत कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को 1 बाय 1 बारी बारी देखेंगे। 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह
क्या करेगा? संविधान का पालन करेगा। पहला काम क्या करेगा? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और उसके राष्ट्रगान का आदर। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। क ख ग घ करके हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ख में चला तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो भी उच्च आदर्श थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको हृदय में सजा करके रखे, सजो करके रखे और उनका पालन भी करे। ख की बात। ग में चले तो ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना भी प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य। उसी प्रकार घ में देश की रक्षा करे। अब बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहे, देश की सेवा करे, ऐसा कर्तव्य है। ये घ में बताया। अंग पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास। समरसता और भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना का विकास हो। और यह भाईचारे और समरसता की जो भावना है, समरसता की, वो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग आधारित जो भेदभाव है उससे परे हो, यानी किसी भी भेदभाव से परे हो, तभी समरसता मानी जाएगी। तो भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। तो नागरिकों के उच्च आदर्शों वाले कर्तव्य, स्त्रियों के सम्मान के विपरीत सभी प्रथाओं का भी क्या करना है? त्याग करना। तत्पश्चात च कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, जो सामाजिक ताना बाना है, जो मिली जुली संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझे और उसका परिरक्षण भी करे। तो गौरवशाली परंपरा को समझना और उसका परिरक्षण करना, ये कर्तव्य निर्धारित किया गया। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की बात अब कर लें। अब तक तो मानवीय क्रियाओं की बात हुई। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, बड़े अर्थ में प्राणियों के कल्याण के लिए, समस्त विश्व के कल्याण की बात की जा रही है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें, भ्रम में न रहे, ऐसी परंपराओं को न ढोए जो तर्कहीन है। साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से वो दूर रहे, हिंसा में विश्वास न करे। इसके बाद 10वां, इसमें है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सतत प्रयास, न केवल प्रयास करें, सतत प्रयास करें और ऐसा प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर वृद्धि करते हुए ऊंचाइयों को छू ले, यानी राष्ट्र को ऊंचाई तक ले जाने वाली जो भावना है उसका विकास। तत्पश्चात अंतिम 11वां, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता और उनके संरक्षक, जो प्रतिपाल हैं, उनके संरक्षक का एक कर्तव्य है कि उन बच्चों को वो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्या करें? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और यही अंतिम 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक नोट
कि मौलिक कर्तव्य स्वेच्छा पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? स्वेच्छा पर आधारित हैं। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जाए। ये स्वेच्छा पर आधारित है। अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उच्च आदर्शों का पालन करते हैं, राष्ट्रीय भावना का पालन करते हैं, प्राणी मात्र के लिए बेहतर करने की भावना रखते हैं, और इस तरह से, और नहीं पालन करते हैं तो कोई कानूनी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, किसी प्रकार से किसी को दंडित नहीं किया जाए। तो ये रहा अनुच्छेद 51 क भाग 4 क मौलिक कर्तव्य। आज की कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लोग भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।